किसी भी शिक्षा पद्धति और प्रणाली में दो शब्दों का विशेष तौर से प्रयोग किया जाता है। एक शब्द है पढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना, और दूसरा शब्द है सीखना या शिक्षा को ग्रहण करना। प्रायः हम लोग जब किसी भी शिक्षा और शैक्षिक संस्थान की बात करते हैं तो मन में एक विचार आता है कि हम अपने बच्चे को, अपने शिशु को किसी शिक्षक संस्थान में भेज रहे हैं जहां शिक्षा प्रदान की जाएगी और हमारा बच्चा उसमें से कुछ सीख के आएगा। लेकिन ये समझना नितांत आवश्यक है कि शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा प्राप्त करना ये दो भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं। दोनों किसी शिक्षा प्रणाली का अंतरंग हिस्सा तो अवश्य है, लेकिन इनके जो माध्यम है, इनका रास्ता है, इनका व्यवस्था है, इसको बच्चों तक पहुंचाना और बच्चों द्वारा इसको प्राप्त करना, इसमें विभिन्न पात्र शामिल होते हैं और इसको समझने की और इसको प्राप्त करने की जो आधार है, उसकी व्यवस्थाएं वो फर्क है। जैसे मोटे शब्दों में अगर कहा जाए तो शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व शिक्षक का है, जो पढ़ा लिखा है, अब ट्रेंड है, बहुत वर्षों से एक ही सब्जेक्टों पर वो शिक्षा प्रदान कर रहा है। और दूसरी ओर है एक बालक है, छात्र है, जो जिज्ञासु है, जो स्कूल में आता है और इन सब्जेक्ट्स के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो पहला अंतर तो यही होता है कि पात्र, शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले में अंतर है। दूसरा ये है कि जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, आवश्यकताएं हैं, कि जो छात्र है वो उसमें आधारभूत समझ होनी चाहिए, वो इस उम्मीद से, इस आशा से उस स्कूल में आता है कि उसको कुछ पढ़ना है और आगे जीवन के अंदर बढ़ना है, इस उम्मीद से आता है। इसलिए नहीं आता कि उसको स्कूल में जाके केवल खेलना है या लोग बच्चों के साथ, मित्रों के साथ वो समय बिताना है। तो वो एक इसकी जो मानसिकता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के परिप्रेक्ष्य में, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम एक दृष्टि डालें तो स्पष्ट रूप से झलकता है कि ये शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा प्राप्त करना में काफी भयंकर, काफी बड़ी खाई। और उसका अगर हम लोग विश्लेषण करें गहराई से तो समझ में आएगा कि एक टिपिकल क्लासरूम का दृश्य क्या होता है। एक स्कूल है, बिल्डिंग है, उसमें कक्षाएं हैं और एक कक्षा में लगभग 30 से 40 बच्चे बैठे हैं, कुर्सियां हैं, डेस्क हैं और एक तरफ ब्लैक बोर्ड है और बीच में एक बड़ी सी टेबल है जिसके उस तरफ टीचर रहती है। अब वो सामान्य रूप से 45 मिनट की कक्षा का जो पीरियड रहता है उसमें उसे प्रारंभ होता है, टीचर क्लास में एंटर करती है, बच्चे खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इत्यादि समय के इस व्यवस्था को देखते हुए टीचर अटेंडेंस लेती है। उसके बाद अपना शिक्षा उस सब्जेक्ट को प्रारंभ कर देती है। 45 मिनट से अधिकांश समय वो गुजारता है या गुजारती है ब्लैक बोर्ड की ओर दृष्टि किए हुए, और उस सब्जेक्ट से में जो किताब में जिसका वर्णन किया गया, चाहे वो उदाहरणतः इंग्लिश की है या केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, उस सब्जेक्ट के बारे में ब्लैक बोर्ड पे लिखती है। अब आज की तारीख में तो ये ब्लैक बोर्ड को स्मार्ट बोर्ड से भी रिप्लेस किया गया, लेकिन है तो बोर्ड। तो यहाँ वो लिखती है, यहाँ उसको देख के समझाती है। अधिकांश समय उसका बोर्ड की ओर तरफ लगा रहता है और बच्चे केवल उसके टीचर का चेहरा देखने में
कदाचित समर्थ नहीं हो पाते, और ना ही अध्यापक आई कांटेक्ट कर पाती है बच्चों के साथ। ये भी कहना शायद एक अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो भी वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है वो एक प्रकार से किताब में जो लिखा है उसका कट एंड पेस्ट। थोड़ा सा ये शब्द थोड़ा सा हार्श हो सकता है, परंतु वास्तविकता यही है कि अधिकांश रूप से जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वो वही है जो किताबों में, और इससे उम्मीद होती है कि बच्चे अपने घर जाएंगे, उसको पढ़ेंगे, उस पर होमवर्क भी दिया जाएगा और अगले दिन और कुछ समय के उपरांत उसके परीक्षा दी जाएगी, इसमें मार्क्स के आधार पर उनको अगली कक्षा में उनको प्रोन्नति दी जाएगी। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की समझने की है कि क्लास में जो भी ये व्यवस्था चल रही है, मुख्य प्रश्न है कि क्या इससे बच्चों की सीखने में क्या बढ़ोतरी हो रही है, क्या वो सही रूप से जो अध्यापक या अध्यापिका बता रही हैं, बताने की कोशिश कर रही हैं, बच्चे उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। एक प्रकार से ये क्लासरूम का जो सीन जिसके बारे में भी चर्चा हुई, एक प्रकार से देखा जाए तो हम जिसे रोट लर्निंग की परिभाषा देते हैं उसके व्यवस्था के अनुकूल बैठ जाता है, जिसका मुख्य लक्ष्य यही है कि आप सब्जेक्ट को पढ़ें, होमवर्क करें, तैयारी करें, परीक्षा में बैठें, मार्क्स आपके आए, और चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे से अधिक नंबर आप प्राप्त कर सकें ताकि आप अच्छे विश्वविद्यालय में परीक्षा प्राप्त कर सकें। उसका ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, उसका जो आधारभूत सीख है, शिक्षा है, जिसकी आज के परिप्रेक्ष्य में नितांत आवश्यकता है, जो हमें अपने जीवन की चुनौतियों को समझने में और उनको सुलझाने में जो हमें मदद करती है, वो कदाचित नहीं हो पाता। बहुत सारे स्तरों पर और अधिकांश कक्षाओं में ये, अधिकांश स्कूल्स में ये समस्या है कि जहां बच्चों को स्वयं अपने हाथों से किसी एक्सपेरिमेंट को, किसी कार्य को करने की व्यवस्था नहीं उपलब्ध है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या एक्टिव लर्निंग। शिक्षा प्रदान करना, जिसे पूर्व में कहा, एक बात है, लेकिन केवल मात्र कुछ किसी को बता देने से, किसी को समझा देने से, किसी को पुस्तक का रेफरेंस दे देने से बच्चा उसको बात को ग्रहण कर लेगा, इसके में कोई निश्चितता नहीं है। अब दूसरी ओर अगर हम जिसे हम लर्निंग कहते हैं, सीख कहते हैं, उसकी अगर दृष्टि डालें तो ये बहुत स्पष्ट बात है कि जो शिक्षा ग्रहण करने का जो आधार है वो शिक्षा प्रदान करने के आधार से एकदम फर्क है। जैसे पूर्व में कहा गया, मैं या बच्चा सीखता है जब वो सही रूप से उस कार्य को स्वयं करता है। मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है, जो हमारे न्यूरॉन्स का, जो हमारे सेरेब्रल कॉन्टेक्स्ट में जो न्यूरॉन्स की व्यवस्था है, जिसमें हमारी स्मरण शक्ति और हमारे विभिन्न बातें जिसमें शामिल होती हैं और उसमें एक स्थायित्व ग्रहण कर लेती हैं, और जब आवश्यकता पड़ने पर उसको हम निकाल सकते हैं, उसका आधार यही है कि अगर किसी उसी बात को हम पुनः पुनः दोहरा के समझने की कोशिश करें और स्वयं अपने हाथों से करें, तो हमारी स्मृति का एक अभिन्न अंश बन जाता है जो हमको कभी नहीं छोड़ता, और वही शिक्षा एक सही रूप से शिक्षा है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने विश्व में अपनी अपनी कई बातें कही, और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि जीवन को सही प्रकार से आगे बढ़ाने में बहुत सारी चीजें जो
आवश्यक होती हैं, जो स्किल्स होती हैं, जो दक्षताएं होती हैं, जो निपुणताएं होती हैं, उसमें आज की शिक्षा प्रणाली कदाचित सफल नहीं हो पा रही। तो अब ये समय आ गया है कि हम अपनी शिक्षा पद्धति में कुछ परिवर्तन, आधारभूत परिवर्तन करने के बारे में विचार करें। और मैं समझता हूँ सबसे आवश्यकता ये है कि धीरे धीरे जो शिक्षक है वो अपने कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की पद्धति में परिवर्तन करे। टेक्नोलॉजी के रहते हुए, डिजिटल वर्ल्ड के रहते हुए, आज की तारीख में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके संबंध में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी सूचना, पूरी नॉलेज की उपलब्धता बहुत आसानी से आपको मिल सकती है। शिक्षक का कार्य अब ये है कि वो एक प्रकार का उसको सहायता करे उसको समझने में, जिसे कहते हैं एक मेंटर बने, एक फैसिलिटेटर बने, और उसके अंदर जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके जो आधारभूत जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सही प्रकार से, सही परिप्रेक्ष्य में समझाने की बात करें। आज की तारीख में बच्चे पूर्व पीढ़ियों के अनुसार कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं, कहीं ज्यादा दक्ष हैं, कंप्यूटर सेवी हैं। उनके लिए सूचना को ढूंढना कोई समस्या नहीं, असाध्य कार्य नहीं, लेकिन उस सूचना को सही परिप्रेक्ष्य में समझना, उसको ज्ञान में परिवर्तन करना और उस ज्ञान का सही स्थिति में उपयोग करना किसी एक विशेष पर्पस के लिए, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो शिक्षा का उद्देश्य है यही होना चाहिए कि मुझे इन सब दक्षताओं से, इन सब व्यवस्थाओं से मुझ में वो निपुणता आए, मुझ में वो सामर्थ्य आए, मुझ में वो सोच आए, समझ में आए, जिसके आधार पर मैं अपना जीवन प्रसन्नता से, प्रभावशाली रूप से और सभी प्रकार की चुनौतियों का अच्छे प्रकार से सामना करने में सफल हो सकूं और एक बहुत अच्छा नागरिक बन सकूं, जिसमें दूसरों के प्रति संवेदनशीलता भी रहे, समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निर्वहन करने की शक्ति रहे, और सबसे बड़ी बात है कि इस विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति और पर्यावरण के प्रति जो उसकी सूझबूझ हो, वो उसकी जानकारी भी उसे इस ज्ञानवर्धन के शिक्षा के आधार पर प्राप्त हो। और मैं समझता हूँ कि 21वीं शताब्दी में बहुत सारी इस प्रकार के स्किल्स की आवश्यकता होगी, इस प्रकार के क्षेत्र, नए नए क्षेत्र उभर के आएंगे जो जिसका आज की तारीख में बैठ के या से 20 वर्ष पूर्व हम लोग उसके बारे में स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे। तो बहुत सारी नए आयाम, नए अवसर, नई चुनौतियां हमारे सामने आएंगी और ये नितांत आवश्यक है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी टीचिंग, हमारी लर्निंग एक सामंजस्य बैठे और जो आने वाले समय में जो समस्याएं, व्यवस्थाएं सामने आने वाली, उनको सही प्रकार से सुलझाने में हमारे बच्चों को पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त हो।